हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 16 तारीख। यहाँ पे जो हम लोग कवर करते हैं, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस वाले वीडियो में, जो कि रात में आपका आता है। ये क्लास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप पीसीएस लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें आपको सारे न्यूज़ जो है वो आपको बाइलिंगुअल में कवर कराए जाते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से बारीकी से सारे न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, ताकि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लिख सकें और उसको कवर कर सकें। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे बजट रखा गया है, बजट प्रेजेंट किया गया है। और ये जो बजट यहाँ पे रखा गया है वो वित्तीय मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, बिहार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको रखा गया है, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं। क्या नाम है उनका, जल्दी बताइए, देखते कितने लोग को पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.78 लाख करोड़ का यहाँ पे बजट जो है वो यहाँ पे पेश किया गया बिहार सरकार की तरफ से। और सबसे ज़्यादा जो निवेश यहाँ पे किया गया है इस बजट में, जो सबसे ज़्यादा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा राशि जो दिया गया वो किस विभाग को दिया गया, तो शिक्षा के विभाग में सबसे ज़्यादा जो है वो राशि यहाँ पे आवंटित करने को लेकर के यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। लगभग 22% का राशि आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन पे यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.78 लाख करोड़ का यहाँ पे बजट जो है बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और सबसे ज़्यादा धनराशि जो है वो शिक्षा विभाग को यहाँ पे एलोकेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.78 लाख करोड़ का जो बजट है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। सम्राट चौधरी के द्वारा, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी, उनके द्वारा यहाँ पे ये बजट जो है 2,78,000 का 725.72 करोड़ रुपए का यहाँ पे पेश किया गया। तो इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से कवर करते हुए चलेगा। हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिहार के एग्जाम्स को देने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जो है कौन कौन क्षेत्र पर दिया गया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर दिया गया है, और आपका जो टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन पर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्यटन पर भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो सरकार जो है 1 लाख करोड़ से अधिक राशि यहाँ पे दिया है इन विभाग में, पर्यटन और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में। 22% तो आपका एजुकेशन क्षेत्र में। एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। बहुत बारीकी से सारे नंबर्स को याद रखना आपको, जो बिहार के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स इस साल में आपके लिए आएंगे वो सारे एग्जाम्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा ये वाला बजट और इंटरिम बजट, और जो आपका यूनियन बजट आता है, जो आपका लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, मई के बाद जो आएगा, जुलाई में जो यूनियन बजट आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार के लेकर के, बिहार के अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के ये बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 22% यहाँ पे दिया गया है किसको, शिक्षा विभाग को। तो कितने करोड़ रुपए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,200 करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आवंटन किया गया, 22% लगभग बजट का। अगर मैं बात करूँ ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करूँ रूरल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वहाँ 13,840 करोड़ रुपए यानी 13% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर की मैं बात करूं, यानी समाज कल्याण विभाग में कितने करोड़ रुपए दिए गए, तो 8% बजट का दिया गया, जो कि 8,191 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे इनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूँ, देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, और ग्रामीण के जो भी काम्स है उसको लेकर के 7,400 करोड़ रुपए यानी 7.41% यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोकेट किया गया। 7,117 यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग को यहाँ दिया गया है, लगभग 7.12% देख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखिए, सबसे ज़्यादा से सबसे कम पे आ रहे हैं। 22% आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, 13% ग्रामीण विकास में है, 8% सोशल वेलफेयर में है, समाज कल्याण में है 8.19%, फिर 7.41% जो है वो ग्रामीण कार्य
ग्रामीण कार्य में है और स्वास्थ्य विभाग में 7.12 यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। अगर सरकार अकेले कई छात्रवृत्ति योजनाएं, देखिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं स्कॉलरशिप स्कीम्स भी निकालती है, उसमें आप देख सकते हैं 3073 करोड़ रुपए। जैसे मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार की तरफ से अभी रिसेंट में 2 साल पहले जो फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए एक बजट निकाला गया था, जिसके तहत स्कॉलरशिप स्कीम्स वहाँ पे उनको दी गई थी। यानी प्रिपरेशन स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो वह फीमेल जो बेसिकली पीसीएस लेवल पे तैयारी कर रही है, चाहे वो बीपीएससी की हो चाहे वो यूपीएससी की हो, तो अगर वो उसको क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स का पेपर अगर वो क्वालिफाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेंस प्रीलिम्स जो भी फीमेल क्वालिफाई करती है तो वो एलिजिबल हो जाती है उस स्कीम के लिए, जिसके तहत उनको 50,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा मेंस पेपर में बैठने, मेंस पेपर जो देने जा रही हैं, ताकि उनकी तैयारी में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आए। ये स्कीम के बारे में बताइएगा, ये स्कीम को क्या कहते हैं थोड़ा सा सर्च करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 5,040 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं निश्चय योजना 2 कार्यक्रम के तहत। निश्चय योजना क्या है? निश्चय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय योजना है जिसके ऊपर यहाँ पे 5,040 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या है निश्चय योजना, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। बजट, यहाँ पे बजट में रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो 1,121 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष देखने को मिला है, जबकि 2.98% जो है वो राजकोषीय घाटा यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें 3.48 लाख रुपए का यहाँ पे बकाया ऋण भी दिखाया गया है। देख सकते हैं इतना करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष आप देख सकते हैं, यानी आने वाला है। इतना आपका घाटा देखने को मिलेगा और इतना अभी ऋण देखने को मिलेगा जो कि बिहार सरकार की तरफ से अभी चुकाना है, ठीक है, 3.48 लाख करोड़ रुपए का। तो ये सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 निश्चय योजना 2, इसको समझिएगा। ये निश्चय योजना 2 की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी 7 निश्चय पार्ट 2 का प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कौन कौन सी योजना इसके अंतर्गत आती है। तो बेसिकली जो योजना इसके अंतर्गत आती है देख सकते हैं 7 निश्चय योजना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। ये 7 निश्चय योजना कौन कौन सा है? पहला आप देख सकते हैं बिहार के प्रोग्रेस के लिए कौन सी योजना है? युवा शक्ति। देख सकते हैं युवाओं को और मजबूत बनाना है, युवाओं ही आने वाले भविष्य में एक ताकत है बिहार सरकार के लिए। तो बिहार की प्रगति के लिए युवा शक्ति निश्चय योजना एक है। दूसरा समर्थ स्त्री की बात की जा रही है, यानी स्त्री को सशक्त बनाना है, स्त्री को, फीमेल को क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, वो अपने ऊपर डिपेंड हो सके, किसी की और के ऊपर निर्भर ना हो सके, सशक्त बना सके, स्ट्रांग बना सके। अगर कोई भी फीमेल अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रांग वुमेन कहलाएगी, ठीक है, स्ट्रांग वुमेन बन करके उभरेगी, ठीक है। तीसरा है सिंचाई को लेकर के, हर खेत को सिंचाई का पानी यहाँ पे उपलब्ध कराना है। इसके साथ साथ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव भी है, स्वच्छ शहर विकसित शहर भी है, सुगम कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा और सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये सारे जो हैं हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस 7 निश्चय प्रोग्राम पार्ट 2 के, जो यहाँ पे जिसके ऊपर बिहार सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है और इसी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारे मेन जो है मेन स्कीम्स के पार्ट हैं जो सोचा गया है बिहार सरकार की तरफ से, इसको कंप्लीट करना है। ये आप अगला टारगेट आप देख सकते हैं बिहार सरकार का है, इनके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूज़ बिहार बजट को लेकर के। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक डेटा को बहुत अच्छे से समझिएगा, हर एक डेटा को बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, ताकि हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रह सके और आप एग्जाम में जब आप बैठे क्वेश्चन लिखने को लेकर के, तो इस तरह के डेटा को आप हर तरह के क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकें। जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बिहार सरकार के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बजट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कीजिएगा, ताकि उससे एक तरह से आपका आंसर राइटिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। दूसरा न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी प्लांट को लेकर के हैं, और ये राज्य का नहीं कंट्री का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है। सबसे बड़े और ऊर्जा यंत्र का यहाँ पे उद्घाटन होगा, देश का यहाँ बात कहा जा रहा है, राज्य का नहीं। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा? ढाबा विलेज में। कहाँ पे है? किस राज्य में, किस जिला में है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनांदगांव जिले में आपको देखने को मिलेगा। राजनांदगांव जिले में ये ढाबा गांव है, वहीं पे ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है देश का सबसे बड़ा ऊर्जा यंत्र यहाँ पे उद्घाटन होगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हो रही है? सेकी के द्वारा, SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2011 को हुई थी, याद रखिएगा। अभी इसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। तो सेकी जो है इसके द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है जो 100 मेगावाट का यहाँ पे क्षमता को यहाँ पे प्रदान करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी स्थापना भारतीय और ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी 100 मेगावाट की क्षमता प्रदान करता है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, नॉन फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको अगर बात किया जाए डेवलपमेंट को लेकर के बात कही जाएगी या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से उसका इस सारे पॉइंट्स का यूज़ कर सकें। खास करके डेवलपमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग्स में भी आपके जो टॉपिक्स आएंगे उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि पूरा भारत में हर एक चीज़ को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि COP26 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि आपकी ग्लासगो में हुई थी 2021 में स्कॉटलैंड में, वहाँ पे भारत के द्वारा ये निश्चय लिया गया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन पे आपका भारत जो है वो पहुँच जाएगा। यानी कार्बन का उत्सर्जन जो है वो पूरी तरह से भारत से ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और यही सारे स्टेप्स यहाँ पे हर राज्य की तरफ से यहाँ पे लिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंट हो सके, यानी सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अभी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, दिल्ली वाले, याद आ रहा है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी स्कीम्स भी लॉन्च किया गया है, याद आ रहा है कुछ? 300 यूनिट फ्री। चलिए मुझे बताइएगा कितने लोग, कितने स्कीम्स यहाँ पे कौन कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है और किन किन के द्वारा अभी इस यहाँ पे सोलर एनर्जी को लेकर के रिसेंट में हम लोगों ने जितने न्यूज़ कवर किए हैं वो सारे आप देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या याद है। 300 यूनिट फ्री वाला याद आ रहा है कुछ? मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है। अयोध्या वाला याद आ रहा है? वाराणसी वाला याद आ रहा है? तो सारे मुझे चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी इवन ड्यूरिंग द नाइट 5 लाख यूनिट यहाँ पे पर डे। यहाँ पे इस तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है, इस सौर यंत्र को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि रात के दौरान भी बिजली आपकी रहेगी और प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक विद्युत को उत्पन्न करने का यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो 5 लाख यूनिट्स पर डे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। 4.5 लाख मैट्रिक टन कार्बन इमिशन जो है वो उसको कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। भारत में आप देख सकते हैं कार्बन का उत्सर्जन कितना हो रहा है, 4.5 मैट्रिक टन का हो रहा है। इसको कम करने की बात कही जा रही है और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर के, उसी के ऊपर ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्रेडा आप यहाँ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से यहाँ पे ये पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है और एक बहुत अच्छा कदम है सतत ऊर्जा के ऊपर यहाँ पे जो लिया गया है। सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे लिया गया, ये आप देख सकते हैं। संयंत्र की बात करें तो इसको 1 फरवरी 2024 को यहाँ पे स्थापित किया गया था। 1 फरवरी 2024 को यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था ये प्लांट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके द्वारा 100 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है वो यहाँ पे उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 मेगावाट का सौर यंत्र है जो दोनों तरफ से विद्युत का उत्पादन रहेगा और इसमें 2,39,000 बाईफेशियल सोलर पैनलों से सुसज्जित 100 मेगावाट का सौर संयंत्र यहाँ पे इसके तरफ से उत्पन्न किया जाएगा। 2,39,000 यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए हैं, देख सकते हैं 2,39,000 यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को दोनों तरफ से 100 मेगावाट का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये प्लांट जो है वो अगले 7 साल तक यहाँ पे पावर को सर्जित करेगा, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ बैरम पहाड़ी क्षेत्र में पहला सोलर पार्क भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राजनांदगांव के बैरम पहाड़ी क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं सोलर पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऊर्जा के लिए इन पहाड़ी इलाकों का अधिकतम उपयोग करने हेतु ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है,
यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार 2016 से इस प्रोजेक्ट को फोकस कर रही है, इसकी शुरुआत को। और पहला फेज आप देख सकते हैं 5 विलेज के साथ ये इन्होंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे 1,81,206 हेक्टेयर के ज़मीन पे ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। और सेकंड फेज इसका 4 गांव में चलेगा, जो कि 196,217 हेक्टेयर में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, और ये 2016 से ही फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ थे, आई होप बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। सोलर एनर्जी प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है राजनांदगांव जिले में। ठीक है, जो गांव का नाम है, वो गांव का नाम क्या है? वो गांव का नाम है डाबा। डाबा गांव याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले में पड़ता है। वहीं पे सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे किसके द्वारा किया गया? सेकी के द्वारा, SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और ये बेसिकली इसका फोकस ही क्या है? इसका फोकस ही क्या है कि नेशनल सोलर मिशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू करना है, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो इसके लक्ष्य हैं कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होना है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। इस कंपनी की शुरुआत जो है 1956 कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे की गई थी। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। सेक्शन 25 याद रखिएगा, सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट के बेसिस पे इस कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि पूरा तरह से पूरा फोकस जो करेगा वो किसके ऊपर करेगा? सौर मिशन के ऊपर करेगा। 2015 में इसको सेक्शन 3 कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था, धारा 3 कंपनी में बदल दिया गया था। लेकिन अब ये अनुसूची ए में आपको ये देखने को मिलेगा। अनुसूची ए, शेड्यूल ए में अब एक शेड्यूल है, अब ये शेड्यूल है, और एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ओनली CPSU है, जो कि पूरी तरह से डेवलप किसके ऊपर है? वो पूरी तरह से डेवलप नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर है। इसकी गतिविधियों का दायरा भी सभी संसाधनों को कवर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, किसके ऊपर डिपेंड होता है? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसी के ऊपर पूरा चीज़ फोकस किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बारे में भी मैंने डाल दिया था ताकि आपको समझ में आ सके ये सेकी है क्या। तो ध्यान रखिएगा, 2011 में इसको लाया गया था। सोलर मिशन के ऊपर इसको पूरी तरह से फोकस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ज़्यादा सोलर मिशन पे सारी चीज़ें हो सके, ऊर्जा प्रोड्यूस हो सके, उसी के ऊपर ये बेसिकली वर्क करता है। ये है तीसरा न्यूज़। तीसरा न्यूज़ जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, देख रहे हैं डेवलपमेंट किस लेवल पे भारत में चल रहा है। कितने सारे डेवलपमेंट अभी यूपी में आपको देखने को मिले होंगे। अभी द्वारका मुंबई एक्सप्रेसवे में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। अब द्वारका मुंबई एक्सप्रेसवे आपका बना, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस आपको बना, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे यहाँ पे बने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से रोड्स यहाँ पे बन रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत तेज़ी से ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो आपका देखने को मिल रहा है पूरे इंडिया भर में। तो नितिन गडकरी साहब है, जो बेसिकली ये मंत्री हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, उनके द्वारा उत्तराखंड में 2217 करोड़ रुपए का 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का यहाँ पे आधारशिला रखा है। 1 2 3 नहीं, यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उसकी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? टनकपुर में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। 2217 करोड़ रुपए का इन्होंने ये प्रोजेक्ट का रखा है, ये ध्यान रख सकते हैं। टनकपुर में 2217। ठीक है, अब मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु यहाँ पे है ये कठगोदाम से नैनीताल रोड तक आपको ये देखने को मिलेगा चौड़ा। 2 लेन का आपको ये देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी नैनीताल और मनसखंड टेम्पल तक एक कनेक्टिविटी देख सकते हैं। फिर 4 लेन का आप देख सकते हैं चौड़ा रोड कसीपुर से रामनगर रोड में आप देख सकते हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए इजी हो जाएगा। जो लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं, मनसखंड टेम्पल जाते हैं, वो चलिए मुझे बताइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मनसखंड टेम्पल जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ठीक है, 4 लेन के चौड़े होने से पर्यटकों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये दूसरा है, ये कहाँ पे? काशीपुर में, काशीपुर से रामनगर। तो तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 309A, याद रखिएगा 309A। यहाँ पे उड़ियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2 लेन के चौड़े होने और मरम्मत होने से बागेश्वर में बागनाथ तथा बैजनाथ मंदिरों तक पहुँच आसान हो जाएगी। देख सकते हैं, बागनाथ तथा बैजनाथ मंदिर तक
यहाँ पे पहुँच जो है वो और आसान हो जाएगी। कांडा मार्ग और उदयपुर बांध में 309A नेशनल हाईवे के तहत, ये 2 लेन का हाईवे, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे हाईवे का प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है डेवलप करने को लेकर के उत्तराखंड में, ताकि टूरिज्म सेक्टर को और आसानी मिल सके, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच सके। चाहे वो मानस खंड मंदिर हो, चाहे वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, चाहे वो आप बैजनाथ मंदिर हो या बागनाथ मंदिर हो, वहाँ पे वो आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यहाँ पे बहुत अच्छा शानदार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। केवल सड़कों और राजमार्गों का कार्य यहाँ पे चल रहा है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग 87 विस्तार पर दीवारों का भी निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्स का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है 87 एक्सटेंशन में नेशनल हाईवे का जो है। तो लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान में रख करके ये सारे वो काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। 2 ब्रिज है, एक सरयू पे, एक गोमती रिवर के ऊपर बागेश्वर जिला में, उसको भी यहाँ पे मरम्मत किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी परियोजनाएं जो है वो केवल पर्यटकों का लाभ होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आवागमन आसान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो डेवलपमेंट्स आपके होंगे, जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो टूरिस्ट होंगे, जो वहाँ विजिट करते हैं, जो वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, जो टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी, जैसे आज के डेट में अगर जिसको दिल्ली से अगर मैं बात करूँ देहरादून जाने में जिसको 5-6 घंटा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है ये कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है 1-2 घंटा कम और लगेगा। तो ये देख सकते हैं पर्यटकों को तो लाभ होगा, लेकिन स्थानीय लोगों को तो और भी ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उन्हें पूरा जीवन यापन वहीं पे करना है। ठीक है, पर्यावरण को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने को लेकर के स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथ किया जाएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होने वाला है और लोकल इकोनॉमी भी बहुत वहाँ पे मजबूत होगी। ये टूरिस्ट, ऑब्वियस सी बात है टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे उनके एरिया में, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो इकोनॉमी है वो और वहाँ पे बढ़ेगी और एक तरह से राज्य का विकास देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आई होप समझ पा रहे होंगे और इसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया? बहुत बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है हम लोग इस न्यूज़ में कवर कर रहे हैं। अब ये आपको सोचना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस तरह के न्यूज़ को किस तरह से उन सभी क्वेश्चंस में यूज़ करना है, कौन सा न्यूज़ किस आंसर में इसको फीड करना है, वो थोड़ा सा ध्यान आपको दे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है तो बजट का पूरा उठा के रख दीजिए राज्य का, कि हमारी राज्य सरकार ये एजुकेशन में इतना % खर्च कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में इतना, सामाजिक कार्य में इतना खर्च कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में इतना खर्च कर। ये सारे आंकड़े जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर राइटिंग को जो चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके चीज़ों को बहुत अच्छे से आंसर के रूप में बहुत अच्छे से उसको पेश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलते दौरान। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे नोट्स बनाइए। मैं चाहता हूँ हर एक लोग नोट्स बनाए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जब आएगा तो रिवीजन करने के लिए आपके पास वही नोट्स आपके काम आएंगे। तो बहुत अच्छे से सारे क्लासेस का नोट्स कवर करते हुए चलिए, ताकि एक तरह से आपको एग्ज़ाम के टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। अगला जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि जितना इम्पॉर्टेंट इस न्यूज़ को बोल सकते हैं उतना इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। ये न्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ है अपार। अपार अपार क्या होता है? अपार, तो ये बेसिकली वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड, कुछ याद आ रहा है? वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड से हम लोगों ने मॉर्निंग में भी एक न्यूज़ कवर किया था, वन नेशन वन इलेक्शन, याद आ रहा है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है। वन नेशन वन इलेक्शन किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य के किस मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में इसका विरोध किया जा रहा है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुबह में ही हम लोगों ने इसको कवर किया है, नहीं देखा है तो ऊपर में आपका आई बन करके आ रहा होगा, पूछा सुबह वाली क्लास, वहीं पे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सुबह वाली क्लास देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सुबह वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, बस वही करते हैं, ये वाली क्लास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्लासेस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के डेट पे अगर आप PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स कुछ नहीं होता है, मेंस कुछ नहीं होता है, आपको तैयारी करना है मेंस लेवल पे, यानी उसी में ही आपका प्रीलिम्स कवर होगा। चाहे कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो
आपको ये नहीं कि अभी चलो प्रीलिम्स का फोकस करते हैं बाद में मेंस का, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो आउटडेटेड वर्जन हो चुका है। आज के डेट में आपको जो आपका तैयारी होना चाहिए वो बहुत डिटेल्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरे तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर तब होंगे जब आपको उस टॉपिक का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हर एक टॉपिक को जो आप कवर कर रहे हैं तो इस लेवल पर अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि वो टॉपिक आपको बहुत टाइम तक याद रहे, और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार को लेकर के, वन नेशन वन स्टूडेंट का ID कार्ड को लेकर के है, जो कि कहाँ पे हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस आपका न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन किया गया, ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ कार्यक्रम में संचालन में सुलभता लाने के लिए अपार ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजी लॉकर के बीच महत्वपूर्ण अंतर संबंध का उल्लेख भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपार ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजी लॉकर, ये तीनों के बीच में यहाँ पे एक ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेगा, इंटर कनेक्शंस देखने को मिलेगा। ये इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इस इवेंट में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। अपार ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का नाम सुना है? डिजी लॉकर में क्या होता है? डिजी लॉकर एक ऐप है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सिक्योर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ताकि कोई भी कहीं पे भी आपसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए बोले तो आप डिजी लॉकर पे ही भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, वो भी वैलिड आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। ठीक है, आज के डेट में कोई भी वर्चुअल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाइए, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी जो है आप अगर ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो वो भी वैलिड कगार है। जरूरी नहीं कि आपको हार्ड कॉपी लेकर के चलना हो। और आज के डेट में मैक्सिमम, आज के डेट में आप ट्रांजेक्शन्स देख रहे हैं, आज के डेट में कैश कौन रखता है? कैश भी बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग रखते हैं, या फिर रिमोट 2 टायर 3 टायर रिमोट एरियाज में आपको देखने को मिलेगा जो लोग कैश में लेन देन करते हैं। आज छोटा से छोटा जो बिजनेस कर रहे हैं, चाय का बिजनेस हो गया, पान का बिजनेस हो गया, या जो शू मेकर हैं, वो सारे लोग भी बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट आज के डेट में ले रहे हैं। जो सब्जी वाले होते हैं वो सभी लोग आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट कर, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल पे फोकस किया जा रहा है। कैश में बहुत कम लेन देन आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है, यहाँ पे डिजी लॉकर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप सिक्योर करके रख सकते हैं और इसको कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तीनों के बीच अंतर संबंध दिखाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, ये अपार क्या है? अपार क्या है? तो अपार एक अकाउंट है। क्या, कौन सा अकाउंट है? ये अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है, यानी ये इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द बिगनिंग से जो स्टार्ट किए पढ़ना, ये सभी लोगों के लिए बेसिकली ये ID तैयार किया जाता है, ये अकाउंट तैयार किया जाता है, ताकि उसमें देखिए ये बेसिकली जो है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का है। ये अपार जो ID क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा। आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, कौशल विकास के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल्स वे में चीज़ों को स्टूडेंट को बताई जा रही है ताकि उनको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रूप आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार इसको पेश किया गया है। ठीक है, नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको क्या किया गया है? पेश किया गया है। ये क्या है? एक ID है, ये एक ID है जो पंजीकरण स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना ये कंपलसरी है। उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम क्या है, एक तरह से ये एकेडमिक डिटेल्स स्टूडेंट का इसमें आपको देखने को मिलेगा, असाइन किया हुआ रहेगा एकेडमिक डिटेल। प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय और स्थायी 12 अंकीय ID प्रदान किया जाएगा। इस ID के तहत उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां को एक ही स्थान पर समेकित करके पूरे भारत में छात्रों को लिए एक एकीकृत सुलभ शैक्षणिक अनुभव यहाँ पे प्रदान करना है। तो देख सकते हैं उनका पूरा यूनिक परमानेंट 12 डिजिट ID आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका, और ये क्या करेगा, उनके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में उस स्टूडेंट का आपको क्लास वाइज आप देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, जो भी क्वालिफाइड
क्वालिफिकेशंस उनका रहेगा, जो भी उनके द्वारा असाइन किया हुआ रहेगा, जो भी अर्न किया रहेगा, जो भी उनके द्वारा रिकॉर्ड्स हासिल किए रहेंगे, जो भी मार्क्स हासिल किए रहेंगे, जो भी अचीवमेंट्स जो उनका होगा, वो सारे के सारे एक एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस में इस आईडी में आपका स्टोर होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक इस 12 डिजिट का आईडी है, ये ध्यान रखिएगा। परमानेंट आईडी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से आधार कार्ड में आप देखते हैं ना कितना डिजिट का आईडी होता है, चलिए मुझे बताइए तो आधार कार्ड में कितना। आप में से बहुत सारे लोग हम सोचेंगे आधार कार्ड निकालेंगे। आधार कार्ड, चलिए मुझे 2-3 कार्ड का बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। आधार कार्ड का बताइए। ठीक है, IFSC का नाम सुना आप लोगों ने? IFSC इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। देखते कि जब बैंक का तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है IFSC का फुल फॉर्म। पैन कार्ड, पैन कार्ड का मुझे बताइएगा। ठीक है, पैन कार्ड का बताइएगा, देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं। बेसिक से क्वेश्चन पूछा, अभी तो बहुत सारे डीमेट उमेट तो अभी पूछा ही नहीं आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरह से ये क्या करेगा, 260 मिलियन स्टूडेंट जो भारत में हैं उनका एजुकेशनल प्रोग्रेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। कितने स्टूडेंट? 260 मिलियन स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 से गुना कर लीजिए, देख सकते हैं। छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, बल्कि छात्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दस्तावेज के रूप में इसको महत्व दिया गया। ठीक है, तो अपार समझ में आ गया। अब इसके लाभ क्या है, लाभ क्या है, तो उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। तो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ये पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पारदर्शिता देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो उनके रिकॉर्ड्स होंगे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, घटती हो रही है, ट्रैकिंग हो पाएगा। उनके प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स को जब चाहे तब हम उस पर नज़र रख सकते हैं। तो प्रगति पर नजर रखने और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, और किसी भी तरह का जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकता है। ठीक है, और एक तरह से अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट को लेकर के विकास देखने को मिलेगा, उसके ऊपर यहाँ पे इसको फोकस किया जा रहा है। ठीक है, विविधतापूर्ण उपयोग के मामलों में अपार एक सुचारू स्थानांतरण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। देख सकते हैं, स्मूथ ट्रांसफर प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ये डिसीजन मेकिंग आपको प्रोसेस है जो एक तरह से अपार जो है प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एक तरह से स्टूडेंट को ये क्या बताता है कि वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को और बढ़ा सकें रोजगार तक बेहतर पहुंच के लिए। ठीक है, ताकि उनका रिकॉर्ड्स जो भी है उनको दिखता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ताकि उसके बेसिस पे उनका जो रोजगार तक वो अपने रिकॉर्ड्स को अच्छे कर ले, उसको लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एक तरह से उनको आसानी से साझा करने में हेल्प करता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने रिकॉर्ड को और डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके और रोजगार तक बेहतर पहुंच बना सके। ठीक है, अब कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि ये प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न की अगर मैं बात करूं तो ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये केंद्रीकृत डेटाबेस में समेकित करने से विद्यार्थियों से संबंधित डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर के चिंताएं उत्पन्न स्वाभाविक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न रहते हैं कि उनके रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है, आउट ना हो जाए, लीक ना हो जाए, उनकी प्राइवेसीज को लेकर के वो सोचते हैं, कंसर्न उनको रहता है। ठीक है, तो एक डिजिटल इनिशिएटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपार आईडी से लेकर के। एक रिस्क रहता है किस चीज़ को लेकर के, हैकिंग का सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर यहाँ पे एक रिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट डेटा का कहीं ना कहीं लीक हो सकता है, तो वो एक कंसर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिजिटल डिवाइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरह का स्टूडेंट जो है वो एक तरह से रिस्क देखने को मिलेगा। जो रिमोट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, जो छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, जो बेसिकली कह सकते हैं कि छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक समान पहुँच ना मिल पाए। ठीक है, एक जैसा लेवल उनकी फैसिलिटी ना मिल पाए, जिससे मौजूदा शैक्षणिक असमानताएं में वृद्धि हो सकती है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल डिस्पैरिटीज को लेकर के यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे है कि इक्वल एक्सेस ना प्रोवाइड किया जा सके। ये बेसिकली जो रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर ये सवाल हमेशा देखने को मिलेगा, क्या पता जो फैसिलिटीज़ शहर के बच्चों को दी जा रही है वो फैसिलिटीज़ उन तक वो उस लेवल पे ना पहुंच पाए। तो डिस्पैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, असमानताएं देखने को मिलेगा शैक्षणिक डिपार्टमेंट में, शैक्षणिक हिस्सा में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो
तो इसी ये सारे जो है वो कंसर्न है, चिंताएं हैं डिजिटल विभाजन को लेकर के, कि डिजिटल में विभाजन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में अलग लेवल का होगा और रूरल सेक्टर में जो अर्बन सेक्टर है उसमें अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड डिजी लॉकर क्या है? अभी तक तो हम लोगों ने अपार आईडी पढ़ा, हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। देखिए यहाँ पे इंटरकनेक्शंस देखने को मिल रहे थे 3 चीज़ों को लेकर के, और वो इंटरकनेक्शंस कौन कौन से थे वहाँ पे आप देख सकते हैं। अपार आईडी था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डिजी लॉकर था। अपार आईडी तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखते हैं। ये भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, वो बताइएगा। इसके साथ साथ ये एक तरह से ये क्या करता है, हेल्प करता है मोबिलिटी में स्टूडेंट्स का, और उनके स्टडी में शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना की गई है। आप देख सकते हैं देश के शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने की स्वतंत्रता के साथ क्रेडिट ट्रांसफर की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, क्रेडिट या विद्यार्थी स्कूल बदलता है चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, तो केवल अपार आईडी साझा करने से एबीसी में उससे संबंधित समग्र डेटा उसके नए स्कूल में स्थापित हो जाता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है कि सपोज कीजिए कोई एक स्टूडेंट जो है वो दिल्ली का है, ठीक है, अब वो चला गया बिहार, ठीक है, उसका अपार आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गया था, ठीक है, अब वो चला गया बिहार, तो बिहार जब जाएगा तो वो उसको पूरा चीज़ अपने बारे में बताना नहीं पड़ेगा, तो उसका डेटा उस स्कूल में, जो नए स्कूल जो बिहार में है उसमें कैसे जाएगा, वो अपना अपार आईडी बता दे तो A to Z जो है उसका रिकॉर्ड्स है वो सारा चीज़ नए स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो डेटा है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, नए स्कूल में हो जाएगा। बस सिंपल सा उसको अपार आईडी जो है वो शेयर करना है अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है पढ़ने के लिए। तो ध्यान है वहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट काम आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो है अपना स्कूल चेंज कर रहा है, चाहे वो एक शहर के अंदर, एक राज्य के अंदर हो या दूसरे राज्य में हो, तो वो बस उसके सारे डेटा को अगर नए स्कूल में ट्रांसफ़र करना है तो बस उसके अपार आईडी को आप शेयर कर दीजिए उस स्कूल के साथ, उस स्टूडेंट का पूरा डेटा जो है वो नए स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब डिजी लॉकर की बात करें तो ये तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या करता है, स्टोर करता है, इशू करता है, वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट को, और डिजिटली इस सर्टिफिकेट को ये क्या करता है, वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट को, और तभी जा कर के वो वहाँ पे अपलोड होता है। अब जब डिजी लॉकर में आधार कार्ड भी अपलोड कराने जाइएगा, अपलोड कीजिएगा ऐप में, तो ऑब्वियस सी बात है वेरीफाई करता है नंबर को कि ये आप ही तो हैं, आप ही ये कर रहे हैं ना, क्योंकि आधार कार्ड में नंबर लिंक होता है, तो वो OTP आपके नंबर पर जाएगा। अगर आपका आधार आईडी मैं अपलोड करूंगा अपने में, तो ऑब्वियस सी बात है OTP आपके नंबर पर जाएगा, क्योंकि वो आपका आधार कार्ड है, तो आपके आधार कार्ड का पे आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके आईडी को जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है सेव करने के लिए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये डिजी लॉकर जो है वो प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है, ताकि आपकी हर एक चीज़ सॉफ्ट कॉपी रूप में आपके ऐप में रहे, और कहीं पे भी आप उसको हार्ड कॉपी को कैरी करने का ज़रूरत भी नहीं है कहीं पे भी। ये एक जो पहल ली गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तरफ से ली गई थी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं वो बेसिकली ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं 9A के तहत यहाँ पे बताया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर में देखने को मिलेगा वो ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर होगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी 2016 के नियम 9A के अनुसार डिजी लॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। देख सकते हैं, मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसके बराबर इसको माना जाता है रूल 9A के तहत। कोई मना नहीं कर सकता कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है और इसको कोई मना नहीं कर सकता डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये पूरा न्यूज़ था आज का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको बारीकी से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आर्टिकल्स के वीडियो में डाल रहा हूँ,
कोई नहीं देख रहा है उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ऊपर में आपको दिख रहा होगा आर्टिकल के पूरे प्लेलिस्ट, तो एक एक करके जा करके आर्टिकल के सारे लेक्चर जो हैं वो कवर कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।